सिगरेट के गहरे कश लेता निकुंज खुराना दोस्तों के साथ कोठे पर बैठा हुआ था। वो बहुत खुश था। उसने अपने दब्बू और बहनजी टाइप की मंगेतर को इस कदर डरा दिया था कि वो शादी तोड़कर शहर भाग गई थी। लेकिन आज जब वो कोठे के उस खास कमरे में गया जो सिर्फ उसके जैसे अमीरों के लिए था, वहां मुस्कान को देखकर वो पत्थर सा हो गया था। जिस लड़की को उसने ब्लैकमेल करके शादी से भगाया था, क्योंकि वो लड़की हमेशा खुद को छिपा कर रखती थी, जैसे आज से 50 साल पहले की जिंदगी जी रही हो। फैशन का उसे फा भी नहीं आता था, लेकिन आज उसे इतने छोटे कपड़ों में देखकर उसके होश उड़ने लगे थे। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी हसीन हो सकती है। छोटे कपड़ों में उसकी खूबसूरती किसी महान संत को भी बहका सकती थी। लेकिन निकुंज खुराना को उसका इस तरह छोटे कपड़ों में, और वो भी कोठे पर होना, अंगारों पर फेंक चुका था। निकुंज खुराना गुस्से से आगे बढ़ा और उस पर अपनी चादर डाल दी, लेकिन अगले ही पल वो होश खोकर उसकी बाहों में झूल गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। गार्ड्स! वो गुस्से से दहाड़ा और उसे उठाए। सुनो, उस लड़की का क्या बना? दोनों काफी देर से टहल रहे थे और हवेली से काफी दूर निकल आए थे। अचानक निकुंज खुराना के दिमाग में मुस्कान का ख्याल आया। उसने सोनिया से पूछा तो वो आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? मैं देख रही हूँ कि तुम फिर से उसकी जात में दिलचस्पी लेने लगे हो। कल भी तुम आंटी से उसके बारे में पूछ रहे थे। क्या हो गया है यार, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। और मैं उसकी जात में दिलचस्पी क्यों लेने लगा? वो मुझे छोड़कर भाग गई थी, और वो कोई मिस वर्ल्ड नहीं थी कि मैं उसके इश्क में मरा जा रहा हूँ। मैं बस ये पता लगाना चाहता था कि वो जिंदा है या नहीं। तुम्हें ये पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम उस लड़की का नाम अपनी ज़बान से लो। तुम्हारे होठों से सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना नाम सुनना पसंद है। इसके अलावा इन होठों पर किसी दूसरी लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, समझे तुम? सोनिया ने उंगली उठाकर धमकी भरे अंदाज में कहा, और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। जी मैडम साहिबा, माफ़ कर दीजिए, दोबारा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने सीने पर हाथ रखकर आगे को झुकते हुए प्यार से कहा, और वो खुलकर मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम कब आंटी जी से मेरे बारे में बात करोगे? उसने निकुंज खुराना का बाजू मजबूती से पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बस मुझे जरा अपना बिजनेस सेट करने दो। जैसे ही अपने बिजनेस में कामयाब हो गया, समझो कि हम दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। तुम तो जानती हो मॉम को, उनकी यही शर्त है कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो मेरी शादी नहीं करवाएंगी। तो फिर तुम बिजनेस में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? अपने छोटे भाई को देखो, कैसे उसने तुम्हारे पापा का सारा बिजनेस संभाल रखा है। मुझे तो लगता है कि आखिर में वही सब कुछ ले जाएगा। सोनिया, तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरीके की बातें मत किया करो। मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। क्या किसका है और कौन कितना ले जाएगा, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, और फिर वो मेरा छोटा भाई है। अगर उसे बिजनेस में दिलचस्पी है तो वो पूरा का पूरा बिजनेस भी अपने पास रख ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद के दम पर भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने बारे में बात करनी है तो ठीक, वरना हम वापस जा रहे हैं। वो वाकई बुरा मान गया था और सोनिया बौखला गई। उसका इरादा निकुंज खुराना को तंग करने का हरगिज नहीं था, इसीलिए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहने लगी, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। तुम तो जानते हो कि बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल देती हूँ। यही तो तुम्हें समझाता हूँ कि पहले सोचा करो फिर बोला करो। मुझे आइसक्रीम खानी है। रात के 12 बज रहे थे और वो आइसक्रीम की फरमाइश कर रही थी, मगर सामने भी निकुंज खुराना था, जो उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। और ये शायद इसलिए था क्योंकि वो सोनिया की खूबसूरती से बुरी तरह प्रभावित था। निकुंज खुराना एक हुस्न परस्त इंसान था, और उसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो हुस्न को देखकर अपना सब कुछ लुटा देने में कामयाब हो जाते थे। यही वजह थी कि वो बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ में भी शामिल था, मगर सोनिया को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ निकुंज खुराना का पैसा चाहिए था, जिसके बल पर वो अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती थी। दोनों इस वक्त एक बड़े आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। रात गए भी वहाँ उनके जैसे ही आशिकों का अच्छा खासा रश था। वो जो सोनिया से बातें कर रहा था, अचानक ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो काउंटर पर खड़ी अपना बिल पे कर रही थी। उसे कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से उठा,
बिना सोचे समझे दौड़ता हुआ उस लड़की के पास गया और उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर मोड़ लिया। मुस्कान। लेकिन अगले ही पल वो एकदम से बौखला गया, क्योंकि वो लड़की मुस्कान नहीं थी बल्कि कोई अजनबी थी। ये क्या बदतमीजी है, उस लड़की के पास खड़े आदमी ने उसे डांटते हुए कहा तो वो माफ़ी मांगता हुआ चुपचाप वापस आ गया। सोनिया भी ये तमाशा देख रही थी, मगर इस बार वो कुछ भी नहीं बोली। जब वो उसे घर ड्रॉप करने लगा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। तुम किसकी बात कर रही हो? वो फौरन अनजान बन गया। देखो निकुंज, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुमने मुझसे ये भी वादा किया था कि तुम उसे किसी ऐसी जगह भेज दोगे जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी, मगर फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो खुद ही घर से भाग गई। मुझे ये सारी कहानी समझ नहीं आ रही। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है सोनिया। और कुछ नहीं है, जाओ घर जाकर आराम करो। मैं कल तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक करने आऊँगा। फ़िलहाल मैं बहुत थक गया हूँ। वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया, जबकि वो चुपचाप घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। सामने ही सोनिया की माँ कोमल जी बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थीं। बेटी को आता देखकर वो जल्दी से उसके पास आईं और उसे झटकते हुए बोलीं, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि रात 12 बजे से पहले घर वापस आ जाया करो। क्या तुम अपने बाप को जानती नहीं हो? अगर किसी दिन उसे पता चल गया कि तुम रात गए तक निकुंज खुराना के साथ आवारागर्दी करती रहती हो, तो न वो सिर्फ तुम्हें गोली मार देंगे बल्कि मुझे भी तलाक दे देंगे। बस कर जाओ मम्मी, एक तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और दूसरा आपने ये भाषण शुरू कर दिया है। और जहाँ तक पापा का सवाल है तो समझा दीजिए अपने पति को कि अब मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं अपनी मर्जी से ही जीऊँगी। पापा की भी मानकर देख ली मैंने। आखिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुझे दिया ही क्या है? ये 2 कमरों का छोटा सा घर। चिढ़ होती है मुझे इस घर के अंदर, सांस घुटता है मेरा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। अरे भगवान का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें रहने के लिए एक छत दी है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास ये घर भी नहीं। उफ, नहीं सुनना मुझे आपका ये भाषण। मेरी माने तो किसी राजनीति पार्टी में शामिल हो जाएं और स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दें। कम से कम कुछ पैसे तो हाथ आ जाएंगे और मुझे दूसरों की दौलत की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। अपनी माँ से हमेशा की तरह बदतमीजी करती हुई वो कमरे में चली गई थी। कोमल जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने बेदर्दी से साफ कर दिया था। वो जानती थीं कि उनकी बेटी बिगड़ चुकी है और अब उसे सुधारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर इसके बावजूद भी वो उसको सुधारने के लिए और उसकी अच्छी किस्मत के लिए भगवान से प्रार्थना करती थीं। दूसरा, उन्हें निकुंज से डर महसूस होता था। वो उसके जैसे अमीर जादों से अच्छी तरह परिचित थीं। उन्हें पता था ये अमीर जादे खूबसूरत गरीब लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं। ये शादी के दावों के नाम पर उन्हें कुछ अरसे के लिए अपने बिस्तर की शोभा बनाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी के लिए जलीलो रुस्वा कर देते हैं। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी अमीर जादे के हाथों रुस्वा हो जाए। उन्होंने उसे ये बात भी समझाई थी, मगर उसकी एक ही रट थी, अगर मैं इसी तरह घुट घुट कर और डर डर कर जीती रही तो मैं कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाऊंगी। उसकी इच्छाएं भी गलत नहीं थीं। अमीर होना हर इंसान का ही ख्वाब होता है, मगर उसका तरीका गलत था। जिस रास्ते पर वो चल पड़ी थी वो रास्ता गलत था। निकुंज बेशक उसके पापा के दोस्त का बेटा था, मगर वो हद से ज़्यादा खुदसर था। निकुंज की माँ से भी उसके घर वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर इसके बावजूद भी वो उनके घर जाती थी और जानबूझकर उनके घर के मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश करती। घर पर ऐसे हक जमाती जैसे वो इस घर का ही एक हिस्सा हो। और निकुंज की माँ सोनिया को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। उन्हें ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी। हमेशा खुद को शो ऑफ करना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकुंज को अपने आगे पीछे घुमाना, वो उसका मकसद अच्छे से समझती थी और उन्होंने इरादा कर लिया था कुछ भी हो जाए सोनिया को निकुंज की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देंगी। उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना थी। कैसी हो प्यारी लड़की। मुस्कान को जैसे ही होश आया उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी। उसे लगा जैसे उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। बेहोश होने से पहले का हादसा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसकी हिरनी जैसी सुनहरी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहने की कोशिश में होंठ कांप कर रह गए, लेकिन
आंसुओं का गोला गले में ऐसा फंसा कि शब्द होंठों से बाहर न निकल सके, लेकिन आंसू गालों पर जरूर फिसल आए थे। अरे अरे, रोना मत, क्योंकि अभी रोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। ये जो कोई भी था शैतानियत और हवस भरे अंदाज में उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए उसे धमका रहा था। प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर हो जाओ। इस वक्त मुस्कान के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और वो जमीन पर पड़ी हुई थी, जबकि वो अजनबी घुटनों के बल उसके करीब बैठा उसके खूबसूरत बेदाग दूधिया चेहरे का दीदार कर रहा था। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारी खूबसूरती को सबसे पहले मैं खुद महसूस करता, मगर मुझे पता है तुम बिल्कुल अनछुई और नर्म नाजुक हो, और मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें इस्तेमाल कर लिया तो फिर तुम्हारा ये चमकता हुआ हुस्न मुरझा जाएगा, और कीमत हमेशा उसी चीज़ की होती है जो बिल्कुल साफ सुथरी हो। इस्तेमाल की हुई चीज़ों को तो वैसे भी लोग पसंद नहीं करते हैं। वो अजीबो गरीब टाइप की बातें कर रहा था। उसकी बातें मुस्कान को बुरी तरह से हिला रही थीं। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अभी और इसी वक्त 50 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। ये कहकर वो उठा और मजबूत कदमों से सामने पड़ी कुर्सी पर जाकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया, जबकि वो सन्न सी उस इंसान को देखने लगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं लड़की, तुम्हारे पास उतना ही वक्त है जब तक कि नीलम बाई यहाँ आकर तुम्हारी कीमत नहीं लगा देती। किस कीमत की बात कर रहे हो तुम? मुस्कान का दिल जोर से धड़क उठा था। कुछ गलत होने का एहसास उसके शरीर से जान निकालने के लिए काफ़ी था। थोड़ी ही देर में तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी, चिल्लाने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी। मगर उस जंगल में उसकी आवाज़ लौटकर उसी की ओर आ रही थी। कोई भी उसकी आह पुकार सुनने वाला नहीं था, और ना ही कोई वहाँ उसकी मदद को पहुँचने वाला था। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या ज़रूरत थी बिना बताए यूँ घर से बाहर निकलने की? काश वो गुस्से के बजाय अक्ल से काम लेती और अपनी माँ को हकीकत के बारे में बता देती। मगर वो इस कदर बेबस हो गई थी और इस कदर डर गई थी कि उसे कोई राह नज़र नहीं आ रही थी, और हमेशा की तरह आखिर में उसने अपना ही नुकसान कर लिया था। हमेशा की तरह उसने अपने आप को ही मुसीबत में डाला था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी निकुंज। जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है, तुम खुद भी उसी तकलीफ़ से गुजरो। तुम मेरे कदमों में गिर जाओगे तब भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुमसे सारे हिसाब किताब लूँगी। मुझे यकीन है एक दिन भगवान तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा जरूर करेगा, और उस दिन तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी। वो दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं दे रही थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ही सादगी से गुजारी थी। अपने आप को दुनिया की हवस भरे और मतलब परस्त मर्दों की नज़र से छुपा कर रखा था। सिर्फ ख़ानदान में वही इकलौती लड़की थी जो पूरे फुल हिंदुस्तानी कपड़े पहनती थी और बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े खुद को पूरी तरह से ढक कर रखती थी। उसके दोस्त और जानने वाले उसका मजाक उड़ाते और उसके दुपट्टे को एशियन फ्लैग कहते थे, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गंदी नज़रों से बचा कर रखना था। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से अक्सर कविता जी भी परेशान हो जाती। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, खुद को पूरी तरह से मत ढाको। और क्या ज़रूरत है इतने लंबे लंबे कुर्ते पहनने की? तुम थोड़ा शॉर्ट कुर्ता भी तो पहन सकती हो ना, और कुर्ते के साथ जीन्स ले लिया करो, आजकल फैशन में है। लेकिन नहीं, तुमने तो ये लंबे लंबे कुर्ते और ये पजामा ही पहने हैं जो तुम्हें ओल्ड फैशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऊपर से तुम्हारा ये बड़ा सा दुपट्टा तुम्हें नानी दादी बनाने के लिए काफ़ी है। अपनी उम्र से कहीं बड़ी दिखती हो। जरा अपनी उम्र की लड़कियों को देखो, वह कैसे फैशन करती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं। मुझे किसी और को अपना आप नहीं दिखाना मम्मी। मेरी खूबसूरती, मेरे जज्बात और मेरी पूरी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हक होगा। वो बहुत ही सादगी से जवाब देती और कविता जी उसकी शक्ल देखकर रह जाती और कभी कभी परेशान भी हो जाती थीं कि आखिर इस लड़की का क्या बनेगा, क्योंकि उसका मंगेतर निकुंज खुराना बहुत ही मॉडर्न इंसान था और उसे मॉडर्न लड़कियां ही पसंद आती थीं। वो जब भी मुस्कान को देखता था उसका दिमाग गुस्से से घूम जाता। वो उसे गुस्से में साध्वी जी कहकर बुलाता था। मुस्कान उससे बहुत डरती थी और उसके सामने जाने से बचती रहती थी, मगर इसके बावजूद भी निकुंज न जाने कहाँ से उसके सामने चला आता था।
न जाने उसे कैसे पता चल जाता कि वो घर के किस कोने में बैठी है और वो वहीं आकर उसे परेशान करने लग जाता। एक ही हवेली में रहते थे सब लोग और निकुंज मुस्कान का रिश्ता भी तय था। निकुंज को कोई रोक टोक नहीं थी कि वो जब मन करता मुस्कान के कमरे में दंदनाता चला जाता था और उसे जी भरकर तंग करता। यहाँ तक कि मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगते और वो चुपचाप किसी दूसरे कमरे में जाकर बंद हो जाती और तब उसकी माँ उसे समझाने उसके पास जाती। खुद को थोड़ा सा बदल लो मुस्कान, निकुंज तुम्हें इसीलिए तंग करता है क्योंकि उसे तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो तो बड़े लोगों की आपसी सलाह मशवरे से ये रिश्ता हो गया है, लेकिन मेरा दिल घबराता है कि वो इस रिश्ते को ज़्यादा नहीं खींचेगा। और मुस्कान अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रो पड़ती। वो खुद को बदलने की लाख कोशिश करती लेकिन बदल नहीं पाती थी। और आज आज वो इन अजनबी लोगों के हाथों लग चुकी थी। वो घर से भाग आई थी। क्यों भागकर आई थी इसका खुलासा भी जल्द होने वाला था। फिलहाल तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मुस्कान के पापा सुनील निकुंज के पापा विशाल खुराना के ड्राइवर थे। वो पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ अपना काम करते थे। निकुंज को स्कूल से लाने ले जाने का काम भी सुनील जी के ऊपर था। एक दिन वो निकुंज को स्कूल से घर लेकर आ रहे थे जब उसने कहा, अंकल मुझे टॉयलेट जाना है। सुनील जी ने उसे समझाया, बेटा अब बस कुछ ही देर में तुम हवेली पहुंच जाओगे। लेकिन निकुंज बचपन से ही जिद्दी था। उसने गाड़ी में ही रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत जोर की आई है, मुझे टॉयलेट जाना है। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं गाड़ी में ही टॉयलेट कर दूंगा। 5 साल के निकुंज की जिद को देखते हुए मजबूरन सुनील जी ने एक साइड पर गाड़ी रोक दी और उसे एक झाड़ी के पास ले आए। बेटा तुम यहाँ पर टॉयलेट कर लो। निकुंज अभी टॉयलेट करने ही वाला था कि झाड़ी में से काला सांप बाहर निकल आया और उसने निकुंज के पैर पर डस लिया। निकुंज की चीख पर सुनील भागते हुए उसके पास आए थे। उन्होंने सांप को जाते हुए देख लिया था। वो बहुत जहरीला सांप था। उन्होंने तुरंत निकुंज को गाड़ी में डाला और उसे अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत खराब थी कि गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था क्योंकि निकुंज की हालत बिगड़ती जा रही थी और फिर उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने निकुंज का जहर निकालना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे निकुंज का सारा जहर अपने मुंह से निकाल चुके थे, लेकिन अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और वो वहीं गाड़ी में ही बेहोश हो गए। वो विशाल खुराना को फ़ोन कर चुके थे, इसलिए थोड़ी ही देर में विशाल खुराना अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुके थे और दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया। लेकिन किस्मत, सुनील जी बच न सके, लेकिन निकुंज खुराना बच गया था। विशाल जी को बहुत अफसोस हुआ था। सुनील जी के जाने के बाद सुनील जी की 1 साल की बच्ची मुस्कान और उनकी पत्नी कविता इस दुनिया में अकेली रह गई। उनका कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। और फिर विशाल खुराना उन दोनों को अपनी हवेली में ले आए और मुस्कान की परवरिश वो अपनी सगी बेटियों की तरह करने लगे। यहाँ तक कि हवेली के सब लोग ही मुस्कान और कविता जी को हवेली का हिस्सा मानने लगे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए। मुस्कान एक बहुत ही सुंदर, प्यारी और खूबसूरत बच्ची थी। और फिर विशाल जी और उनके पापा राजेश खुराना ने मिलकर ये फैसला किया कि निकुंज और मुस्कान की मंगनी कर दी जाएगी। लेकिन इस मंगनी से निकुंज बिल्कुल भी खुश नहीं था। कविता जी फिर एक बार निकुंज के कमरे में आई थी और फूट फूट कर रोने लगी। निकुंज, मेरी बेटी के बारे में पता लगवाओ, वो कहाँ है? मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। उनकी हालत देखकर निकुंज का दिल भी बेचैन हो गया था और उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या ज़रूरत थी ये तमाशा लगाने की। इससे अच्छा तो ये होता कि वो खुद ही इस रिश्ते से मना कर देता। उसकी इस नादानी की वजह से पूरे ख़ानदान वाले परेशान हो गए थे। आंटी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही उसके बारे में पता लगवा लूँगा। उसने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। तुम बस जल्दी जल्दी उसे मेरे पास ले आओ, वरना मैं मर जाऊँगी। तुम्हें पता है ना कि उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे कहो कि वो आ जाए। मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगी। वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, मैं उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दूँगी। मुझे लगता है कि वो मुझसे ही नाराज़ होकर चली गई है। कविता जी अजीब अजीब सी बातें कर रही थीं और ख़ुद को कोस रही थीं। मुस्कान को घर से गए हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में हवेली वालों पर जो बीती थी वही जानते थे। सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सब लोग ही उसके लिए परेशान थे। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि वो घर से भागी है, और इस बात की गवाही गार्ड ने भी दी थी, क्योंकि जिस रात वो घर से बाहर निकली थी उस रात वो खाली हाथ थी। गार्ड ने जब उससे पूछा तो उसने सामान्य अंदाज में जवाब दिया था कि वो टहलने जा रही है।
गार्ड से ये गलती हो गई कि उसने हवेली के किसी भी सदस्य को इस बात की सूचना नहीं दी, और फिर अगले दिन जब वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी तब सब लोगों को उसकी गुमशुदगी का पता चला था। कविता जी को अपने कमरे से भेजने के बाद निकुंज खुराना ने एक नंबर डायल किया और अपने दोस्त से बात करने लगा। उसका ये दोस्त पुलिस में था और बहुत ही ईमानदार अफसर था। आज से पहले उसने जितने भी केस अपने हाथ में लिए थे सभी में उसे सफलता मिली थी। यार, मैंने तुझसे अपनी मंगेतर मुस्कान को तलाश करने को कहा था, क्या तूने अभी तक काम शुरू नहीं किया? बिना हाय हेलो के उसने सीधा मुस्कान का नाम लिया तो वो पहले तो हैरान हुआ और फिर हंसते हुए कहने लगा, यार तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी जान छूट गई है उस लड़की से। वो लड़की तेरी जिंदगी से निकल गई है। अगर वो वापस आ गई तो तुझे फिर से उससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तेरे खानदान के कुछ उसूल हैं जो हर किसी पर लागू होते हैं। फिजूल बातों का वक्त नहीं है। मैं तुझसे जो बात कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दे। क्या तुझे उसका कोई पता चला? वो अब गंभीर हो गया था। नहीं, मुझे अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, मगर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह के बारे में पता चला है। शहर से थोड़े ही फासले पर एक कच्ची बस्ती है। वहाँ एक बहुत ही मशहूर कोठा है। मैंने सुना है कि देश का सारा खूबसूरत माल वहाँ पर ही इकट्ठा है, वहाँ पर ही रखा गया है। क्या ख्याल है, थोड़ा सा वक्त रंगीन कर लिया जाए? वो होठों को एक कोना दांतों में दबाकर बोला था। वो जो पूरी दुनिया के सामने एक ईमानदार अफसर का लबादा ओढ़े बैठा था, अगर कोई उसकी हकीकत जान लेता तो उस पर थूकना भी पसंद न करता। नहीं, मुझे नहीं जाना। निकुंज ने यह कहकर खटाक से मोबाइल बंद कर दिया और संजीव हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन को तकने लगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसके दोस्त ने औरतों की महफिल में जाने से इनकार किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर कोई चोट लग गई है। कंधे उचकाकर वो अपने काम में बिजी हो गया। रात को लगभग 10 बजे का वक्त था। निकुंज खुराना मुस्कान के बारे में ही सोच रहा था जब सोनिया बिना दस्तक दिए तमतमाती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि दस्तक देकर अंदर आया करो, न जाने कब तुम्हें अकल आएगी। उसने नागवारी से उसके आने पर गुस्से का इजहार किया तो वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर चिल्लाती हुई कहने लगी, तुम्हें अंदाजा भी है मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हें लगातार कॉल पर कॉल कर रही हूँ और तुमने मेरी एक भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें पता है ना, मुझे ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी चीखती हुई आवाज़ निकुंज खुराना को अपने सिर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उसने बेचैनी से अपनी कनपटी को मसल लिया। वो उस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले ही उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द बहस ख़त्म हो जाए और वो लड़की वहाँ से चली जाए, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था। मगर सोनिया को देखकर लग रहा था कि उसकी जल्दी से वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है और मजबूरन निकुंज खुराना को ही अपने मुँह से कहना पड़ा, प्लीज़ सोनिया, बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ, मुझे पहले उस बात का जवाब दो। वो फिर से चिल्लाती हुई बोली, पहली बात तो यह है कि धीमी आवाज़ में बात करो। तुम्हें पता है ना, मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं, और ख़ास कर अपनी हवेली में, निकुंज खुराना ने सख्ती से कहा। मगर सोनिया फिर भी बाज नहीं आई और बहस शुरू कर दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो झल्लाकर ऊंची आवाज़ में बोला, बस कर जाओ, बहुत हो गया। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी एक ही आवाज़ पर, तुम्हारे इशारे पर तुम्हारी तरफ भागा हुआ चला आऊँगा। मेरे पास भी करने के लिए 100 काम होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि जब भी तुम मुझे कॉल करो तो मैं हर बार तुम्हारी कॉल उठाऊं। थोड़ी सी अब बड़ी हो जाओ और हालात को समझना सीखो। ज़रूरी नहीं कि इंसान जैसे चाहे ज़िंदगी हमेशा वैसी ही हो। वो ज़िंदगी में पहली बार सोनिया पर इस तरह चिल्लाया था, और वो भी उस लड़की की वजह से जिससे वो नफरत करता था, क्योंकि उसके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान ही चढ़ी हुई थी। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। ऊपर से सोनिया ने आकर उसका दिमाग बुरी तरह गर्म कर दिया था, तो वो उस पर चिल्ला उठा। आज वो लड़की मुस्कान उसके गले की हड्डी बन चुकी थी। ना वो उसे निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। सोनिया अपनी जगह पर सन खड़ी रह गई। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। निकुंज को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना। इससे पहले कि वो उसके पास आता, सोनिया उसका हाथ झटककर वहां से भागती हुई चली गई, जबकि निकुंज अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर ही बैठ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो लड़की क्यों मेरे दिमाग पर सवार हो गई है? क्यों वो मेरे दिमाग से उतर नहीं रही? मैं भी तो यही चाहता था ना कि वो लड़की इस घर को छोड़कर चली जाए, मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। मगर अब जब वो चली गई है,
तो क्यों उसे मैं फिर से पाना चाहता हूँ? क्यों उसकी याद मुझे सताने लगी है? और क्यों मैं अपना गुस्सा सोनिया पर निकाल रहा हूँ? मैं तो सोनिया से मोहब्बत करता हूँ। वो खुद से कोई बात स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि वो वाकई मोहब्बत थी या फिर कुछ और था। वो पूरी रात सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। मुस्कान एक पल के लिए भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता, छम से मुस्कान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। रोती हुई आंखें और कांपता हुआ वजूद, जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। जब भी उसकी आंख लगती, उसके वजूद को एक झटका लगता था और वो अपनी जगह से उठकर बैठ जाता। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर वो लड़की बड़ी मुश्किल में है। क्या उसे सच में मेरी ज़रूरत है? सुबह के 5 बज रहे थे। उसने खुद से सवाल किया। दूर से उसे मंदिर में सुबह की आरती की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ सोचते हुए वो उठ बैठा। लगभग 5 सालों के बाद वो मंदिर की ओर जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो भगवान के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ साथ वो बेचैनी से मुस्कान का नाम भी पुकार रहा था। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई है। मेरी इस गलती की सज़ा उस मासूम लड़की को मत देना। हे भगवान, उस मासूम लड़की की रक्षा करना। उसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना। वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। सुबह वो काफ़ी देर से उठा था। उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसने पूरा दिन मुस्कान को ढूंढा, मगर वो उसे नहीं मिली। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान। उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि अगर उसे उसके ज़िंदा होने की कोई खबर मिल जाती तो उसके दिल को सुकून मिल जाता। चलो लड़की, इधर आओ। सामने तख्त पर बैठी एक औरत ने मुस्कान को अपने पास आने का इशारा किया। वो ना में सिर हिलाने लगी। मैं आपके पास नहीं आऊँगी, उसने छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से कहा था। उसका ये अंदाज देखकर वो औरत खिलखिलाकर हंसने लगी और साथ ही उसने अपने पास खड़ी दूसरी खूबसूरत लड़कियों से कहा, अरे इस नादान लड़की की नादानियाँ तो देखो। ये लड़की मेरे पास आने से घबरा रही है, फिर ये किसी मर्द के पास कैसे जाएगी? उसे कैसे खुश करेगी? ये कहकर वो एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी, जबकि मर्द का नाम सुनते ही मुस्कान का वजूद कांपने लगा था। वो तुरंत उसके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। उस औरत ने एकदम से उसे बालों से पकड़ लिया और उसके सिर को झटकते हुए कहा, अरे तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे जैसे खूबसूरत हीरे तो कभी कभी किस्मत से ही मिलते हैं। इतनी सालों से धंधा चला रही हूँ, लेकिन तेरे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं मिली। और जब आज तू मिली है तो तू कह रही है कि मैं तुझे छोड़ दूँ? तुझ पर मैंने इतनी भारी रकम दी है। अब जब तक कि वो रकम सूद समेत वसूल न कर लूँ, तब तक तुझे इस कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दूंगी। यह कहकर उसने कोने में बने हुए एक कमरे की ओर इशारा किया, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर बहुत अजीब ढंग से सजावट की गई थी। अंदर का मंजर बाहर से साफ दिख रहा था। बेड पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं और कमरे में हल्की सुर्ख रोशनी लगी हुई थी। ये देखकर ही मुस्कान को वहशत होने लगी थी। देख, मैंने तेरे लिए कितनी तैयारी करके रखी है, ताकि तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे अंजलि, जरा मेरी बात तो सुन। अपने नंबरदार को कॉल लगाओ और उन्हें बताओ कि जैसी लड़की वो मांग रहे थे वैसी ही लड़की मैं ले आई हूँ, मगर कीमत मैं अपनी मर्जी से वसूल करूँगी, क्योंकि इस लड़की को पहले किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। और मुस्कान को लग रहा था ये शब्द उसके वजूद पर कोड़े बनकर बरस रहे हैं। उसे न सिर्फ दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी, बल्कि उसके साथ साथ उसका वजूद भी टूटता हुआ लग रहा था। अपने जिस वजूद को उसने इतने वक्त तक बचा कर रखा था, आखिर को वो कैसे इजाज़त दे सकती थी कि कोई बिना जायज़ रिश्ता जोड़े उसे हाथ लगाए? मैं जीते जी मर जाऊंगी, वो एकदम से सिसक उठी थी। तुम मरो या जियो, अब तुम यहीं पर रहोगी, और अगर तुम मर भी गई तब भी मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी और उसकी हंसी किसी चुड़ैल की हंसी की जैसी लग रही थी। चलो अब जल्दी से कमरे में जाओ। अंजलि, तुम इसे सब कुछ समझा दो और इसे ये भी बता देना कि जो हमारी बात मानने से इनकार करता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं कि वो सारी ज़िंदगी संभल नहीं पाता। और यह भी बता देना कि यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, वरना इसका ऐसा हाल करूँगी कि ना तो ये जिंदा लोगों में गिनी जाएगी और ना ही। खूंखार लहजे में बात करती वो औरत अंजलि को इशारा करने लगी।
वो नौजवान लड़की उठी और मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुस्कान ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं बहुत इज्जतदार घराने से संबंध रखती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो गैर मर्दों का नाम भी नहीं लिया जाता। वो जैसे सफाइयाँ दे रही थी और अंजलि के लबों पर एक जख्मी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कान के हाथों को थपका और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ जितनी लड़कियाँ मौजूद हैं क्या वो किसी ख़राब ख़ानदान से हैं? अरे यहाँ पर रहने वाली एक एक लड़की एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, मगर उनसे कोई गलती हो गई, ना समझी में नादानी हो गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच गई। मोहब्बत है ही जलील कर देने वाली चीज़। यहाँ आने वाली तमाम लड़कियाँ अपने महबूब के हाथों जलील होकर आई हैं। उनके महबूब ने उनसे मोहब्बत के झूठे दावे किए थे, उनके लिए चांद तोड़कर लाने का वादा किया था और बदले में उन्हें यहाँ पर छोड़ गए। उसके बदले उन्हें थोड़ी सी रकम मिली थी जो शायद कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाए, मगर जो जख्म उन्होंने इन औरतों को दिए हैं ना, वो मरते दम तक नहीं भरेंगे। मैं घर से भागी हुई नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं भागी। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की थी। अंजलि ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम घर से क्यों निकली थी, क्योंकि तुम जो गलती कर चुकी थी वो तुमने कर ली है। फ़र्क अब इससे पड़ता है कि तुम अब इसे कैसे कबूल करती हो। देखो, मैं ये सब कुछ कबूल नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं मर जाऊंगी। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मर जाऊंगी, मगर देखो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो बुखार भी नहीं हुआ था। हालांकि पहली बार जब मुझ पर क़यामत गुजरी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुबह उठी तो जिंदा थी। ये कहकर वो अजीब से अंदाज में हंसने लगी और मुस्कान को उसकी मानसिक हालत पर शक होने लगा। खैर, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपनी मालकिन की बातें समझाने आई हूँ। तुमसे पहले भी एक लड़की यहाँ पर आई थी, वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी थी और मालकिन की बात मानने से इनकार कर रही थी। चौकीदार को तो तुमने देखा ही होगा। उसने मुस्कान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसके दिमाग में बड़ा सा काला रंग का खपसी जैसा इंसान घूमने लगा, जो उसने दरवाजे पर खड़ा देखा था और जो उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा था। उसने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। असल में मालकिन जिद्दी लड़कियों को उस इंसान के हवाले कर देती है। तुम सोच भी नहीं सकती वो कितना वहशी दरिंदा है। वो लड़कियों की इतनी बुरी तरह सजा देता है कि लड़कियां मालकिन की बात मानने पर मजबूर हो जाती हैं। तुम किसी भी किस्म की जिद मत करना, खामोशी से उसकी बात मान लेना, वरना वो तुम्हारी आत्मा को भी जख्मी कर डालेगा। क्या मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस गई हूँ? क्या मैं कभी भी यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती? उसने उम्मीद से सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा तो वो गहरी सांस लेते हुए खामोश हो गई। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती हो, सिवाय इसके कि कोई चमत्कार हो जाए या फिर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाए। एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की को मेजर अपने साथ लेकर चला गया था। वो भी इन 17 सालों में पहली बार हुआ था। मेजर को वो लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। वो उससे इश्क कर बैठा था और उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो एक कोठे में रहने वाली लड़की है। उसने फौरन ही उससे विवाह किया और अपने साथ यहाँ से ले गया। वो लड़की नैना जितना यहाँ आते हुए रो रही थी, उतना ही मेजर के साथ जाते हुए भी रो रही थी। उसे खुद की किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस गंदगी से निकलकर एक इज्जतदार आदमी की पत्नी बन रही थी। वो हम सबके गले मिलकर बहुत रोई थी और रोते हुए यही कह रही थी कि मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के साथ भी कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार बार बार नहीं होते। कहते हुए अंजलि ने अपनी आंखों के आंसू साफ कर लिए थे। और तू जानती है, मालकिन भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो मेजर से पंगा लेकर अपना धंधा बंद नहीं करवाना चाहती थी। और हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि हमारे लिए इस तरह के लोग आए। ये कहकर वो एक बार फिर से फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से जा चुकी थी। अब मुस्कान उस कमरे में अकेली मौजूद थी और फिर वो वहीं ज़मीन पर ही गिर गई और अपने भगवान से गुहार करते हुए बोली, भगवान जी, आप जानते हैं ना कि मैंने हमेशा ही गलत कामों से बचने की कोशिश की है। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। मैं ये इतनी बड़ी आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान जी प्लीज़ मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ मत डालिए। कहाँ पर है तू? मैं कब से तुझे कॉल लगा रहा हूँ, तेरा नंबर बंद जा रहा है।
निकुंज खुराना ने जैसे ही मोबाइल उठाया उसके सबसे करीबी दोस्त सौरभ की चिल्लाती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने बेमन से मोबाइल कान से हटाकर गुस्से से उसे घूरा, जैसे वो मोबाइल को नहीं बल्कि सौरभ को घूर रहा हो। मैं कहीं नहीं हूँ, बस यूं ही सड़क पर आवारागर्दी कर रहा हूँ। तू मुझे बता कि तुझे क्या काम है, उसने सरसरी से अंदाज में कहा और अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना सुबह से उसका मूड बहुत ख़राब था। वो सबको ही काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से थोड़ा दूर जाना है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इससे पहले कि वो इनकार करता, सौरभ तेजी से बोला, इनकार मत करना। तुझे पता है कि तेरे अलावा मैं किसी और के साथ नहीं जाता और ये काम बहुत ज़रूरी है और बहुत पर्सनल। इसमें तेरा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने लहजे को रहस्यमय बनाने की पूरी कोशिश की थी और न चाहते हुए भी वो फौरन सौरभ की बात मानने के लिए तैयार हो गया। मगर उसने अपने दोस्त को भी कॉल कर दी थी कि वो मुस्कान को तलाश करे। वो इस वक्त शहर के सबसे बड़े होटल के बाहर खड़ा था। थोड़ी ही देर बाद सौरभ और भी दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा और उसे हाथ मिलाते हुए बोला, चल, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए खाना ख़त्म हो जाए। उसने बाईं आंख मारी। तूने तो कहा था कि सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अगर बाकी लोग भी जा रहे थे तो मुझे क्यों परेशान किया? बस बस, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तू कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो तेरी मीटिंग्स पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। मैं जानता हूँ तू भी मेरी तरह एक बेला और निकम्मा इंसान है। चल, तुझे एक बहुत ही मज़े की जगह दिखाता हूँ कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। अरे मुझे बता तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसने उससे पूछने की कोशिश की, मगर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। सौरभ ने वहां बैठे हुए दूसरे लड़के को इशारा किया तो वो खंखारते हुए उसे उसका मूड बदलने की कोशिश करने लगे। हमें पता चला है कि तू बड़ा शरीफ हो गया है और तूने हर तरह के बुरे काम भी छोड़ दिए हैं। अगर तुम लोग मुझे रोस्ट करने के लिए यहाँ लाए हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोशिश मत करना, मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा, उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा और वो सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुझे कोई अच्छी राह मिल गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई अच्छी राह मिले। वो लोग शैतानियत की इंतहा पर थे। फिलहाल तो उनसे बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोश हो गया। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक कच्ची बस्ती के अंदर दाखिल हो गई थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अभी आज सुबह ही तो उसने अपने भगवान से अपने गलत कामों की माफ़ी मांगी थी और वो दोबारा से उस पाप में फंसना नहीं चाहता था। मगर उसके लाख इनकार के बावजूद उसके दोस्त उसे खींचते हुए उस बस्ती में बने एक बहुत बड़े बंगले के अंदर ले गए, जहाँ पर रंग और खुशबू का सैलाब आया हुआ था। हर तरह की खूबसूरत औरत वहाँ पर मौजूद थी। इन खूबसूरत नौजवानों को देखकर सब लड़कियां जैसे किसी शहद की मक्खी की तरह लपकती हुई उनके पास पहुंची। उनमें से एक लड़की ने निकुंज खुराना को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ गुस्से से पीछे की ओर झटक दिया और खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। पार्टी शुरू हो चुकी थी और उनका एक उसूल था कि जब तक 12 नहीं बजेंगे तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। वो गार्ड से बहस कर चुका था, मगर गार्ड उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, इसीलिए वो किसी भी तरह का कोई तमाशा करना नहीं चाहता था। इसीलिए खामोशी से कोने में जाकर खड़ा हो गया, जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और लंबे लंबे कश लेने लगा। तभी अंजलि उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसे अपनी अदाएं दिखाने लगी, मगर वो उसकी जात से पूरी तरह अनजान बना रहा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। नीलम बाई को पता चल गया था कि ये अमीर ज़्यादा है और आज उनका नंबरदार भी नहीं आया था। वो नहीं चाहती थी कि ये अमीर ज़्यादा उनके हाथों से निकल जाए, इसीलिए उन्होंने नई आने वाली लड़की को उसकी झोली में फेंकने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई और अंजलि को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। वो नहीं जानती थी कि इस दौरान एक अजनबी शख्स की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। सौरभ ने जब से उसे देखा था उसे ही देखता रह गया था। वो अंजलि के पास भी गया, मगर अंजलि ने उसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। यार, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है, दिल कर रहा है कि उसे अपने साथ ही ले जाऊं। सौरभ ने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त तुषार खिलखिलाकर हंसने लगा। बस कर जा, ज़्यादा रोमियो बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरे बाप को पता चला तो वो तुझे जायदाद से बेदखल कर देगा। हाय रे हमारी मजबूरियाँ, बस यही सोच कर खामोश हो जाता हूँ।
वरना अगर मेरा बस चलता तो दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां अपने घर ले जाता। ये कहकर उसने शरारत से आंख मारी, जबकि उसका दोस्त भी जोर से हंसने लगा। उस वक्त उस महफिल में सिर्फ उन्हीं दोस्तों का ग्रुप सबसे ज़्यादा नजर आ रहा था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत और हैंडसम थे बल्कि अमीर ज़्यादा भी थे। बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले बिगड़े हुए लोग, जिनके लिए पैसे से हर चीज़ खरीदना आसान था और वो समझते थे कि वो पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं। नीलम बाई निकुंज को धोखे से कमरे में लेकर जा चुकी थी, जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को सजा कर रखा हुआ था। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने नजर आने वाले मंजर को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने कोई और नहीं बल्कि मुस्कान खड़ी थी और वो उस वक्त बेहुदा कपड़ों में थी। इस तरह का ड्रेस उसने पहले कभी भी नहीं पहना था। उन कपड़ों में उसका हुस्न खुलकर सामने आ रहा था। वो किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींच लेने का हुनर रखती थी। निकुंज खुराना को अपने सामने देखकर मुस्कान का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और उसका जिस्म भी थरथराने लगा। वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उसके पास आया था। उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की इस जगह पर पहुंच जाएगी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो उसके बाजुओं में ढह गई। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। निकुंज खुराना ने जल्दी से अपनी चादर उतारी और उसे चादर में लपेटकर अपनी बाहों में उठा लिया। इसे यहाँ कौन लाया है? वो गले के बल गुस्से से जोर से चिल्लाया था। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई इस लड़की को यहाँ लाने की? अब वो नीलम बाई से दहाड़ते हुए बोला था। अरे, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये तेरी जगह नहीं है कि तू यहाँ अपनी मर्जी चलाएगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सौरभ ने उस औरत के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो मुस्कान को पहचान चुका था और साथ ही उसे अंजलि की हालत का भी अंदाजा हो गया था। अभी और इसी वक्त अपने गार्ड्स को कहो कि सामने से हट जाएं, वरना पुलिस को अगले ही दिन यहाँ पर लेकर आऊँगा। और तुम जानती हो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। सौरभ उसकी आंखों में देखते हुए खूंखार लहजे में बोला। नीलम बाई बेजुबान महसूस कर रही थी। वो निसंदेह बहुत ताकतवर थी, मगर उन अमीरजादों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जानती थी कि अगर उसने उन्हें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो उनके खानदान वाले उसकी नस्लें तबाह कर देंगे। उस बंगले का दरवाज़ा खुल चुका था। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बाहर निकला। सौरभ भी उसके पीछे पीछे ही निकलने वाला था कि उसकी नज़र सहमी खड़ी अंजलि पर पड़ी थी। कुछ सोचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और मजबूती से अपने साथ खींचते हुए ले गया। पलटकर नीलम बाई की ओर देखते हुए बोला, फिक्र मत करो, इसकी कीमत तुम्हें अदा करूँगा और इतने पैसे दूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। फिलहाल अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। जलील लोग अपने बाप की जायदाद समझे हैं, नीलम बाई ने नफरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा और साथ ही वहाँ आए बाकी लोगों को अलविदा करने लगी, क्योंकि उसका मूड अब बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। मुस्कान को जब होश आया तो वो अंधेरे कमरे में थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे पहले उसने अपने भगवान का दिल से धन्यवाद किया था कि उसने उसे गंदा होने से बचा लिया था। उसकी नज़रों के सामने एक बार फिर से अतीत के मंजर घूमने लगे। जब से उसने आँख खोली थी तब से ही उसने निकुंज खुराना की नफरत सही थी, और वजह यह थी कि वो बहुत ही सादा लड़की थी, बाकी दुनिया की चालाक लड़कियों से बिल्कुल अलग। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वो बिन बाप की अनाथ बच्ची थी और बचपन से ही अपने खोल में सिमट कर रह गई थी। हालांकि हवेली वालों ने कभी भी कविता जी और मुस्कान को गैर महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ तक सीमित होकर रह गई थी। उसकी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ थीं और उन्हीं खुशियों पर उसकी ज़िंदगी टिकी हुई थी। ना तो वो किसी से ज़्यादा दोस्ती करती थी और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में दखल देने की इजाज़त देती थी। निकुंज खुराना को शुरू शुरू में वो लड़की पसंद थी। दूध जैसी दंगत, सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाली वो कोई बारबी डॉल लगती थी और निकुंज को बचपन में वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। उसने 5वीं कक्षा में ही उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था, मगर उस लड़की ने तुरंत मना कर दिया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़कियों को तंग करते हैं। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ये शब्द सुनकर वो बच्चा नाराज़ हो गया था और फिर हमेशा के लिए नाराज़ ही रहा। इन दोनों की मंगनी निकुंज के पापा और निकुंज के दादाजी ने उनके बचपन में ही तय कर दी थी, मगर वो इस मंगनी के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसके परिवार की एक और रिवायत थी कि अगर एक बार तय हो जाए मंगनी तो कुछ भी हो जाए, वो नहीं टूट सकती थी। इसीलिए वो खामोश हो गया था, मगर जानता था
कि वो मुस्कान को इतना तंग कर देगा कि वो इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर देगी और इस हवेली से भागने पर मजबूर हो जाएगी। वो हर मामले में दखल देता था। मुस्कान को पेंटिंग्स का शौक था। वो बड़ी मुश्किल से सारा दिन पेंटिंग करती थी, लेकिन जब रात को अपनी पेंटिंग रख कर सोती तो उस पर वो पानी गिरा देता या फिर उसे ख़राब कर देता। एक बार उसने एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स देनी थी। रात के 3 बजे तक जाकर उसने अपनी पेंटिंग्स तैयार की थीं, मगर जब अगले दिन सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी सारी पेंटिंग्स बर्बाद हो चुकी थीं। किसी ने उसके ऊपर काले रंग का पेंट गिराकर ख़राब कर दिया था और वो जानती थी ये काम निकुंज खुराना का ही है। उस दिन वो बहुत रोई थी, मगर उसने किसी को भी नहीं बताया था। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में वो उस शख्स से मोहब्बत करती थी, क्योंकि ये बात उसके दिमाग में भी थी कि वही उसका पति बनेगा। जबकि निकुंज इस बात से परिचित नहीं था कि मुस्कान दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती है। इसलिए वो अक्सर हैरान होता था कि वो उस लड़की को इतना परेशान करता है, मगर वो लड़की एक बार भी उफ तक नहीं करती। हालांकि अगर वो चाहती तो दादाजी के सामने जाकर उसे डांट लगवा सकती थी, क्योंकि दादाजी मुस्कान से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उसके लिए हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाते, क्योंकि जानते थे वो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकती। और फिर खुराना परिवार पर मुस्कान के पापा का एक बहुत बड़ा एहसान भी था, और उस एहसान का बदला मुस्कान पर अपनी चाहतें लुटाकर वो लोग चुकाते थे। वो निकुंज को भी समझाते, मगर वो कहाँ बाज आने वालों में से था। जल्दी ही उसकी सोनिया के साथ दोस्ती हो गई थी। सोनिया एक मदहोश और दौलत पर मरने वाली लड़की थी। उसे सिर्फ और सिर्फ निकुंज की दौलत से मतलब था, इसलिए उसने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। वो जानबूझकर मुस्कान के सामने सोनिया से बातें करता था, उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता। वो उससे मोहब्बत का इजहार भी करता था, ताकि शायद मुस्कान शिकायत कर दे और उनका रिश्ता टूट जाए। मगर मजाल है कि वो लड़की अपना मुंह खोलती। दिन तेजी से बीतते चले जा रहे थे। जिंदगी के 19 साल कब पर लगाकर उड़ गए मुस्कान को अंदाजा ही न हुआ। मगर अब उसके लिए इस घर में रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। एक दिन वो किचन में खड़ी काम कर रही थी कि वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया और वो डर के मारे पीछे हटी तो वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुम पर हक रखता हूँ, जब चाहूँ तुम्हारे पास आ सकता हूँ। उसने इतने अजीब अंदाज में कहा कि उसकी आत्मा अंदर तक थर्राने लगी। वो आदमी जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने का इरादा रखती थी, वो इस तरह की हरकतें करने लगा कि वो उसे अपनी इज्जत का लुटेरा लगा था। दरअसल उसकी मम्मी एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर गई हुई थी और आज निकुंज के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। वो आज मुस्कान को इस कदर डरा देना चाहता था कि वो ये हवेली छोड़कर भाग जाए, और इसी इरादे से उसके करीब बढ़ने लगा था। मुस्कान, हमारी मंगनी हो चुकी है, जल्दी ही हमारी शादी भी हो जाएगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर अब मेरा मन बहकने लगता है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने आगे बढ़कर मुस्कान की कमर में हाथ डाल दिया था और वो उसे अपने करीब खींच चुका था। मुस्कान की तो जान ही निकल गई थी। वो धीरे धीरे अब उसके नरम गुलाबी होठों की ओर बढ़ रहा था कि मुस्कान ने हाथ में पकड़ा चाकू उसके बाजू पर चुभाया और मौका पाते ही उसे धक्का देकर किचन से निकलकर भागी थी। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। उसे निकुंज से सबकी उम्मीद नहीं थी। उस रात निकुंज के डराने पर वो इस घर से रात के अंधेरे में ही भाग गई। उसने सोनिया को अपने जाने के बारे में बताया था कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, अगर कोई कुछ पूछे तो उन्हें बता देना। मगर सोनिया ने ये बात अपने दिल में दबा ली। मुस्कान नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंची, काले रंग की एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और गाड़ी उसे अपने साथ ले गई। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसका सौदा हो चुका है। वो एक कोठे पर मौजूद थी और शायद ये उसकी प्रार्थनाएं थीं और भगवान पर भरोसा, और फिर भगवान ने उसे एक गंदगी भरी जिंदगी गुजारने से बचा लिया था। थोड़ी देर बाद निकुंज खुराना कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मुस्कान ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, यहाँ से चले जाओ। निकुंज खुराना ने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो उसे लेकर हवेली वापस आ चुका था और सब लोगों से उसने हकीकत के बारे में बता दिया था। सब लोग ही निकुंज खुराना से नफरत का इजहार कर रहे थे और वो खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा था। सोनिया की हकीकत भी उनके सामने आ गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सोनिया को एक और अमीर शख्स मिल गया था जिसे वो अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा चुकी थी। अब वो उसे लूट रही थी और वो जानती थी निकुंज के पीछे भागने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने अपना रास्ता वक्त से पहले ही अलग कर दिया था। ये देखकर निकुंज को दुख नहीं हुआ था,
शायद उसे कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी। मुस्कान अब सारा वक्त घर के अंदर ही रहती। वह जरूरी काम के सिलसिले में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हर वक्त अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटी रहती और उनसे छोटी छोटी बातें करती रहती। जब भी निकुंज को देखती थी तो उठकर चली जाती। 2-3 बार उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मुंह फेर लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे माफ़ कर दो? एक दिन वो आंगन में खड़ी थी, शाम का नज़ारा देख रही थी कि वो पीछे से चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया और नॉर्मल अंदाज में उससे बातें करने लगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसने सादे से लहजे में कहा। आज भी उसका अंदाज वैसा ही था। ना तो उसके लहजे में घमंड था और ना ही कोई अकड़। वो उसी नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी जैसे वो पहले किया करती थी। बस एक फ़र्क आया था कि अब वो मजबूत हो गई थी। अब वो पहले की तरह डरती नहीं थी और ना ही निकुंज को देखकर कांपने लगती थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे लिए अपने साथ किया हुआ वादा तोड़ डालो? मैं अपने किए पर वाकई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं हर बुरे काम से किनारा कर चुका हूँ। अब तो मैं मंदिर भी जाने लगा हूँ। तुम साथ भी थी तो मैं भी अब एक सनातनी बालक बन गया हूँ। वो छोटे बच्चों की तरह सफाइयाँ पेश करने लगा, जैसे आज वो उसे मनाने का पूरा पूरा इरादा रखता हो। ये सुनकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई थी और उसके लबों पर फैली मुस्कान देखकर निकुंज जोश में आ गया था। क्या तुम मेरी बात पर मुस्कुराई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जल्दी से अपने चेहरे के हाव भाव फिर से सपाट कर लिए थे। वो उसके पास से गुजरने ही लगी कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने दादाजी से हम दोनों की शादी की बात कर ली है। अगले शुक्रवार हम दोनों की शादी है। मैं तुम्हें पहले से इस बारे में बताना चाहता था। और वो उसकी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप वहाँ से चली गई थी। कविता जी उससे उसकी मर्जी पूछने आई थी और उसने चुपचाप शादी की हामी भर ली। शायद कुछ हादसे इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। इस हादसे ने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया था। सबसे बढ़कर तो ये कि निकुंज जैसे राह से भटके इंसान ने गलत कामों से माफ़ी मांग ली थी और फिर भगवान ने उसके पसंदीदा शख्स को उसके जैसा बनाकर उसके सामने पेश कर दिया था। तो वो कैसे उस इंसान को स्वीकार करने से इनकार कर सकती थी, जबकि उसने सारी जिंदगी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान जी से यही प्रार्थना की थी, हे भगवान, निकुंज को बिल्कुल वैसा ही बना दे जैसी मैं खुद हूँ। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, साफ, सच्ची और पवित्र मोहब्बत। अब जब ये मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई थी तो वो क्यों उसे छोड़ देती? उसने दिलो जान से निकुंज को स्वीकार कर लिया था और वो उसकी बीवी बन चुकी थी। दूसरी तरफ निकुंज भी बहुत खुश था। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। वो अपने भगवान का जितना भी धन्यवाद करता कम था। और जब निकुंज शादी की पहली रात कमरे में दाखिल हुआ, अपनी नई नवेली शर्म से सिमटी बैठी दुल्हन को देखकर उसका दिल गुदगुदाने लगा था। और जब निकुंज मुस्कान के करीब होने लगा तो शर्म के मारे उसका सफ़ेद रंग लाल पड़ गया था। हालांकि अभी तो निकुंज ने सिर्फ अपने होठों से उसके गालों को ही छुआ था और उसकी इसी हरकत पर वो शर्म के मारे लाल हो गई थी और निकुंज कहा लगाकर हंस पड़ा था। अभी से तुम्हारा ये हाल है, आगे तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तब क्या करोगी? जबकि मुस्कान की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? आज की रात आप क्या करेंगे प्लीज़? मुझे डर। उसने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा प्यार करूँगा। निकुंज ने बहुत ही प्यार से कहते हुए उसका दुपट्टा उसके हाथों से छुड़ाकर साइड पर रख दिया था और बड़े ही प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारी थी, जबकि उसकी हर छुअन पर मुस्कान सिमटती जा रही थी। और जब निकुंज ने उसके नाजुक लबों को छुआ तो मुस्कान ने आंखें बंद करके उसके इस स्पर्श को सहन किया था। लेकिन जब निकुंज के हाथ शरारत करते हुए उसकी नरम धड़कनों पर आए थे तो वो बुरी तरह तड़प उठी थी। निकुंज प्लीज़। वो रो दी थी और निकुंज गहरी सांस लेकर रह गया। वो लड़की जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी वाकई बहुत मासूम थी। उसे रिश्ते की नाजुकता को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था और निकुंज उसे वक्त देना चाहता था। परेशान मत हो, तुम चेंज करके लेट जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और मुस्कान की जान में जान आई थी। वो फ्रेश होकर सोफे पर लेटने लगी तो निकुंज ने उसे अपने पास बुलाया था। मेरी हालत पर इतना तो तरस खा सकती हो ना कि मेरे साथ बेड पर लेट जाओ। उसकी मासूम सी सूरत देखकर मुस्कान को उस पर सच में तरस आया था और वो उसके बराबर बेड पर सिमट कर लेट गई थी। और फिर निकुंज ने उसे इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया था। उसके दिल से धीरे धीरे सारा डर निकाला था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे।
बातें करते करते निकुंज जानबूझकर उसके वजूद के साथ शरारत करते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर देता। अब मुस्कान पहले की तरह बिदक कर पीछे नहीं हटती थी और ना ही उसकी आंखों में आंसू आते थे। उसकी शरारतों पर वो बस शर्माकर अपना सर झुका लेती। धीरे धीरे उसे निकुंज की ये शरारतें अच्छी लगने लगी थीं। अब उसका खुद मन करता था कि निकुंज उसके करीब आए, उसे छुए। और उस रात जब निकुंज जज्बातों में भरकर मुस्कान के करीब हुआ और उसके लबों पर अपनी प्यास मिटाने लगा, तो मुस्कान ने उसे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसका साथ दे रही थी। और उसका साथ पाते ही निकुंज खुशी के गहरे समंदर में गोते खाने लगा। उसने कसकर मुस्कान को अपनी बाहों में समेट लिया था और शादी के पूरे 2 महीने के बाद वो लोग अपना रिश्ता शुरू कर रहे थे। मुस्कान ने बिना किसी रोक टोक के अपना आप निकुंज के हवाले कर दिया था। सौरभ ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद अंजलि से विवाह कर लिया था। अब ना तो उसे जायदाद से वंचित होने का डर था और ना ही अपने माँ बाप का खौफ। थोड़ा अरसा तक उसके पापा ने उसे खुद से दूर रखा था। उन्हें लग रहा था कि वो बाज आ जाएगा, मगर फिर खून की कशिश के हाथों मजबूर होकर उन्होंने उसे वापस घर बुला लिया और उन्होंने अंजलि को भी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस दिन अंजलि ने जो बात नॉर्मल अंदाज में कही थी, वो बात सच साबित हो चुकी थी और उसे वैसे ही जिंदगी मिल रही थी जिसका उसने सपना देखा था। वो वहाँ किसी मोहब्बत में भागकर पहुंची थी, मगर फिर माफ़ी मांग ली थी। भगवान ने उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया था और उसे ज़िंदगी जीने का एक और मौका दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।